तो हम लोग सबसे पहले इस वीडियो के साथ आप लोगों को स्वागत करेंगे और आप लोग पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग सबसे पहला प्रश्न पेश करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न हमारा रहेगा, तो स्वाभाविक है आप लोगों को, सभी लोगों को दिख रहा होगा। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से पहला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से किसने विश्व जलवायु वर्गीकरण में आनुभाविक एवं जननिक दोनों प्रकार के वर्गीकरण को समाहित किया है। पहला प्रश्न है। तो जैसा कि हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसमें हमारा सबसे जो राइट आंसर है वो हमारा ये रहेगा कि जीटी जो टिर्बार्था है वो हमारे आनुभाविक एवं जननिक दोनों प्रकार के वर्गीकरण को समाहित इन्होंने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। यानी एक नोट है कि कोपेन एवं थॉर्नबर्ग का एक जलवायु वर्गीकरण आनुभाविक था, जबकि टिर्बार्था का जलवायु जो है वो वर्गीकरण आनुभाविक एवं जननिक दोनों पर आधारित था। अगर हम इसमें मैप के अनुसार देखें तो ये जो हमारा मैप है, तो हम लोगों को दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है, तो दाब उनके दाएं की हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ पर निम्न होता है। दक्षिणी गोलार्ध में दाब उसके दाएं हाथ पर निम्न होता है। यह नियम क्या कहलाता है? तो ये नियम जो है वो वाइज बेलोट का नियम है। किसका है? वाइज बेलोट का नियम है, याद रखें। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि लिम्ब्रेशियम की संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई? तो लिब्रेशियम का जो संकल्पना है वो रेटजेल महोदय के द्वारा विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो जो मिजोरम है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट देखें।
तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी कि जोहान रुडोल्फ केजलैन एक राजनीतिक वैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता और राजनीतिक था। यह किस देश का मूल निवासी था? तो जो जोहान रोडेल्फ जो कैनेथ था, वो किस देश का निवासी था? वो स्वीडन का था। किसका? स्वीडन का था। ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में तो प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की ओर बहने वाली निम्नलिखित नदियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो वो है महानदी, बैतरणी, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा एवं कसाई। यह जो नदी हैं भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फ्रांस के ऊपर आल्प्स ने रोन घाटी सागर की ओर बहने वाली पवन से होकर भूमध्य कहलाती है। यानी फ्रांस के ऊपर आल्प्स से रोन घाटी सागर की ओर बहने वाली पवन से होकर भूमध्य कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? मिस्ट्रन भूमध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? मिस्ट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही क्रम का उत्तर दीजिए। तो हम अगर दक्षिण से उत्तर की ओर देखें तो सबसे पहले महाभारत, फिर नंगा पर्वत, जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी जो है वो उत्तर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नौ माल्थसवादियों ने सर्वाधिक बल किस बिंदु पर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने दिया कृत्रिम उपायों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण। किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम उपायों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने चार हैं। तो वो हमारा राइट आंसर होगा डाइक। क्या कहलाता है? डाइक। इन ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला जो मैग्मा कहलाता है वो कहलाता है हमारा डाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है? यानी भारत के क्रमशः कितने तटीय स्थलबद्ध राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि भारत में जो है कर्क रेखा वो 2 से 6 तटवर्तीय। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 और 5। क्या हो जाएगा? 2 और 5। नहीं, इसका करेक्ट आंसर हमारा है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भारत जो है कंपोज का विचार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वेट लेसी। क्या हो जाएगा? वेट लेसी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक एवं प्रादेशिक आर्थिक एवं प्रादेशिक विकास संबंधी विकास ध्रुव संबंध सिद्धांत जो है यानी ग्रोथ फूल थ्योरी का प्रतिपादन फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री तो जो थे वो थे फ्रकोइस ने 1955 में किया था। वास्तव में वे आर्थिक विकास के तथ्य तथा संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया से उन्होंने
इस तथ्य की व्याख्या करने का प्रयास किया था कि किस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया जो है वो संतुलित विकास की स्तर अवधारणा से भिन्न होती है। पेरुकस द्वारा लिखित एक विकास ध्रुव सिद्धांत, यानी पेरुकस द्वारा जो लिखित था विकास ध्रुव सिद्धांत, मौलिक रूप से 1955 में इकोनॉमिक अपीलिकी यानी इकोनॉमिक स्पेस थ्योरी एंड एप्लीकेशन अर्थशास्त्र की मासिक पत्रिका में प्रकाशित हो चुका था। जिसमें उन्होंने आर्थिक विकास ध्रुव के विचार का परिचय दिया था। पेरोक्स के विकास ध्रुव सिद्धांत यानी पेरोक्स द्वारा जो विकास ध्रुव सिद्धांत को एक अन्य फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री जे आर वाउडविले ने संशोधित किया और उन्होंने 1966 में इसे विकास केंद्र सिद्धांत यानी ग्रोथ सेंटर थ्योरी थ्योरी ने संशोधित किया और इन्होंने संशोधित करके एक ग्रोथ सेंटर थ्योरी के नाम से प्रकाशित किया। पेरोक्स ने विकास ध्रुव को परिभाषित करते हुए इसे अमूर्त या निराकार आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक स्पेस की संज्ञा दी और उनके अनुसार आर्थिक क्षेत्र जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला आर्थिक योजना, प्रभाव क्षेत्र और सजातीय समूह या समुच्चय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 13 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने विकास ध्रुव के स्थान पर विकास केंद्र नामवाली का प्रयोग किया? बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जैसा कि हमने पढ़ाया कि इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ाया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वाउडविले, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। 14 नंबर देखते हैं हम कि किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन की का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी किसने किया ये? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी एल डी स्टम्प ने जो है वो भूमि प्रयोग मानचित्र जो है वो प्रस्तावित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वो टोलमी से संबंधित नहीं है। यानी टोलमी ने जो है वो कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा है जो उनसे संबंधित नहीं है? तो एनिलमा ये इनका है, जियोग्राफिका यानी नहीं है ये। तो इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर बी यानी नहीं की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। प्रसिद्ध अगर पुस्तकें देखें और एवं उनकी लेखक देखें तो हमारे पास ये है। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें जो कि आप मौजूदा अपने पास रख सकते हैं। तो पहली मानव भूगोल की जो समस्या है, द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि डिमांजिया है। शांति का भूगोल स्पाइकमैन ने लिखा है।
मानव भूगोल की जो सिद्धांत है वो हंटिंगटन। जियोग्राफिया जनरलिस यानी वारेनियस। जियोग्राफिक यूनिवर्सल यानी बिलास। पिकार्डी डेमांजिया। द पल्स ऑफ एशिया यानी हंटिंगटन। 20वीं शताब्दी का भूगोल जो है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। जीवन एवं मृत्यु का भूगोल जो है वो डडली स्टॉर्म। प्रजातीय भूगोल यानी ग्रिफिथ टेलर। इनके द्वारा जो लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं ज्योग्राफी की, ये महत्वपूर्ण है। और भी हमारे पास अगर हम देखें तो वातावरण, प्रजाति एवं प्रवास, ग्रिफिथ टेलर द्वारा। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, सैंपल के द्वारा। सभ्यता एवं जलवायु, हंटिंगटन के द्वारा। सांस्कृतिक भूगोल, कार्ल सावर के द्वारा। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी यानी हडसन के द्वारा। एनोलेमा यानी टॉलमी के द्वारा। कॉस्मोस हम्बोल्ट के द्वारा। मानव भूगोल ब्रज के द्वारा। द कंपास ऑफ ज्योग्राफी स्पेट के द्वारा। अर्थकुंडे यानी रिटर। एंथ्रोपोजियोग्राफी यानी रेड जेल के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आज हम लोग केवल ओनली 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 30 क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है इस वजह से। तो विश्व व्यापार संगठन यानी 1 जनवरी 1995 का मुख्यालय कहाँ है? तो सभी लोगों को पता है कि मुख्यालय इनका कहाँ स्थित है। तो वो विश्व व्यापार का जो है वो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन जियोग्राफी की वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच के नाम से जो पुस्तक लिखी थी वो एक अर्थशास्त्री थे और जिनका नाम था डी एम स्मिथ। कौन थे? डी एम स्मिथ ने इस बात को यानी ये नामक पुस्तक लिखी हुई थी। 80 नंबर की अब हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्लेट के टकराव से विश्व का सबसे लंबा कॉर्डलेरा निर्मित हो रहा है? यानी कौन सा ऐसा है जिसके द्वारा कॉर्डलेरा निर्मित हो रहा है और विश्व का ऐसी कौन सी प्लेट है जिसके टकराने से ये सब हो रही है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, नाजका प्लेट। बाजार आधारित विचारधारा निम्नलिखित में से किसने किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई थी? तो वो वाल्टर इजार्ड के द्वारा नहीं की गई थी और ऑप्शन नंबर 19 का। अब हम 20 देखें और इस वीडियो का लास्ट है क्योंकि हैं तो हमारे पास 50, लेकिन हम आज 20 ही पढ़ाएंगे। मुझे आज सर्वर में दिक्कत है मेरे यहाँ। एकाकी ग्रामीण बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? तो एकाकी जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो कहाँ पाई जाती है? तो एकाकी जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सह्याद्री के उच्च भागों पर है। तो हम लोग कल वीडियो यहीं से नेक्स्ट पढ़ेंगे 21 क्वेश्चन नंबर। तब तक के लिए हम आपसे स्टॉप चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग आराम स्वस्थ रहें, खाना खाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।